प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की जो नदियां हैं उससे महत्वपूर्ण संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पहली क्लास है प्रश्नों से संबंधित, अगली क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके संबंध में जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, राजस्थान की नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं। तो देखिए, पश्चिमी बनास और लूनी, माही और पश्चिमी बनास, साबरमती और लूनी, माही और लूनी। तो आप लोग अनुमान लगाएं कौन सी नदी हो सकती है। तो देखिए, कच्छ के रण में गिरने वाली जो नदियां हैं वो है पश्चिमी बनास और लूनी, क्योंकि ये नदियां जो है कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां पश्चिमी बनास और लूनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के बारे में, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किसमें स्थित है। चंबल बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में या बनास बेसिन में। तो देखिए, माही नदी जो है, माही बेसिन जो है ये छप्पन का मैदान कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है माही बेसिन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट है, उसका सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में नदी का नाम दे रखा है और सूची सेकंड में नदियों के दूसरे नाम दे रखे हैं। तो देखिए, घग्गर नदी जो है इसको मृत नदी कहते हैं। चंबल नदी है, इसे राजस्थान की कामधेनु या नित्यवाही नदी के नाम से जानते हैं। माही नदी है, इसे बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी है, इसे लवणवती नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी सी डी। तो ए का क्या आया है, ए का 4 आ रहा है, बी का 3 आ रहा है, सी का 2 आ रहा है और डी का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 4 3 2 1 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 4 3 2 1 ये इसका जो है फाइनल आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो देखिए, सोम आहू बांडी ये त्रिवेणी संगम नहीं बनाती हैं। गंभीरी मानसी धुंध ये भी नहीं बनाती हैं। तो दो क्रॉस हो गए। बनास मेनाल बेड़च और एक है कोठारी खोरी बेड़च, तो ये भी नहीं है। बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च और मेनाल ये भीलवाड़ा में इसका त्रिवेणी संगम होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, बनास मेनाल बेड़च। अगली कड़ी में हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें नदी दे रखी है और सहायक नदी दे रखी है। तो देखिए आप लोग, इसमें चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी जो है कौन सी है, पार्वती। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई भी है, जवाई सवाई भैया नाथ चाप मोरन, तो ये हो गया। माही
माही, सोम, जाखम, ये हो गया। और बनास, बनकी, आशा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी के साथ में आंसर जो है पता लगा सकते हैं। एबीसीडी में ए 3 जा रहा है, बी 4, सी 1 और बचा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बैराज नदी का उद्गम स्थल है, बैराज नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए बैराज की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, नाग पहाड़ या मध्य प्रदेश की जामबड़ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा जहां पड़ता है वो है उदयपुर का जो क्षेत्र है उसमें। अगला है प्रश्न नंबर 7। बाकल तथा सई धारा के मिलने से 2 नदी बनती है, वो है। तो देखिए माही नदी, पार्वती नदी, साबरमती नदी या बनास नदी। तो इसका सही आंसर जो है बाकल और सई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है साबरमती नदी। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो होगा साबरमती नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। वह कौन सी नदी है, ये दा है, नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढाबों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी है, साबरमती नदी है, मोरैन है या पश्चिमी बनास है। तो देखिए अरावली के पश्चिमी ढालों से निकल करके सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ऐसी नदी है पश्चिमी बनास। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा पश्चिमी बनास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं नदियों को लेकर के, राजस्थानी की नदियों को लेकर के। और अभ्यास करने से जब हम लोग बार बार उन चीजों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मानसिक पटल है उसमें वो चीजें स्थायी रूप से घर बना लेती हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको पहले पढ़ें, समझें और उसका आंसर जो है अपने दिमाग में रखें। तो इस तरीके से जो है कहा भी जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी सीखना इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे सिर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं हो। तो निश्चित रूप से सीखने की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। तो हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं ऐसे ही हम लोग अन्य जो दूसरी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं, ऐसे प्रश्न लेकर के मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर जो है हाजिर होऊंगा। तो आप लोग जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो जो है बनाते हैं और डालते हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को घर बैठे आसानी के साथ में जो है अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। अच्छी जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के लिए समाहित करके हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए भेजे जा सकें। तो मेरा आग्रह है कि आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन मिले और अगली जो क्लास है आप लोगों के लिए वो समय पर उपलब्ध हो सके। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये प्रश्न है। तो देखिए काली सिंध, बेड़च, पार्वती, बाणगंगा। तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे, सोचना चालू कर दिया होगा कौन से प्रश्न जो है आंसर होना चाहिए। बेड़च नदी जो है इसे आयड नदी कहते हैं, इसका उद्गम राजस्थान से होता है। बाणगंगा नदी है, इसे अरविंद की गंगा कहते हैं, ये राजस्थान से होता है। लेकिन पार्वती और काली सिंध ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो काली सिंध और पार्वती, तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है ए और सी, यानी काली सिंध और पार्वती। तो हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के प्रश्नों को पता लगा सकते हैं कि पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हर नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जो है उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब अरब सागर में जो जल ले जाने वाली जो नदियां हैं, मां, सोजा, सापालू। देखिए माही, सोन, जाखम, साबरमती, पश्चिमनाथ, लूनी। तो इनमें से ऐसी नदी कोई है? देखिए माही, सोन, जाखम, साबरमती, पश्चिमनाथ, लूनी। तो माही ये मिल गई हम लोगों को, माही। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो गई? माही। तो मैंने आप लोगों के लिए सूत्र भी बताया था डायरेक्ट अरब सागर में गिरने वाली नदियों का। मां, सोया, सांप, पालू। लूनी नदी की सहायक नदियां, मां मुंह को ढूंढ खावे। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का, खावे, काग, बचपावा। कई सारे सूत्र मेरी क्लास से इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे। उसकी सहायता से आप लोग जो है इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो देखिए पीटीईटी एग्जाम है, प्री डीएलएड है, प्री डीएलएड एग्जाम है, पुलिस है, इसके अलावा वन रक्षक है, आरएएस है, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। कई प्रकार के जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न जो है नदियों से रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि हम क्लास को एक बार लें, समझें, उसके बाद प्रश्नों को हल करें। तो निश्चित रूप से आपका जो अभ्यास है वो बहुत अच्छा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 11, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। यानी जल में यदि किसी प्रकार के अनावश्यक जो चीजें हैं, गंदी नालियों का जल है, अगर उसको प्रभावित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं यमुना नदी कितनी प्रदूषित हो गई है, गंगा नदी कितनी प्रदूषित हो गई है। उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो श्वास तक नहीं ले पा रहे, वो लोग उसी के अंदर जो है मर जाते हैं और उनसे फिर दोबारा जो है जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए इट इज अवर मोरल ड्यूटी, हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम जो है उसमें फेंकी जाने वाली वस्तुओं पर अंकुश लगाएं। सबसे ज्यादा जो हम लोग, हमारी धार्मिक जो आस्था है, हम लोग चाहे हड्डियां हुई या कोई भी ऐसी चीज हुई, जैसे कोई अनुष्ठान किया उसकी धूल मिट्टी हुई तो उसको जो है नदी में डालते हैं। अगर हम लोग उसको कहीं पर गाड़ दें तो निश्चित रूप से वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, तो प्रदूषण की जो समस्या है वो कुछ हद तक जो है कम हो सकेगी। तो हम लोग इतने जो है उसकी तरफ आसक्त ना हो कि हम जो है नदियों की जो पवित्रता है, उनके अंदर जो गंदगी का जो है समागम हम लोग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण भागीदारी अदा कर रहे हैं। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है। कई प्रकार की मूर्तियों का मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, उनको उन मूर्तियों को फेंक करके चले गए, वो मूर्तियां किनारे पर आ गई नदियों और ऐसे ही तैर रही हैं। यानी शिव जी हुए, गणेश जी हुए, माता रानी हुई, उनकी जो मूर्तियां हैं, सिर कहीं गड़ा हुआ है, हाथ कहीं गले हुए हैं। इस तरीके से जो है हम लोग प्रदूषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो धार्मिक खिलवाड़ है एक तरीके से वो भी कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमें, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनको हमें जो है रोकने की आवश्यकता है। एक प्रतीकात्मक तौर पर हम लोग जो है ये सब चीज कर सकते हैं, या फिर उसका पूर्ण रूप से जो है एक निदान होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम प्रदूषण को रोकें। पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण यदि हम लोग पढ़े लिखे होकर के और हम लोग मनुष्य होकर के भी, मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, और यदि मनुष्य ही नहीं रोकेगा प्रदूषण को, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी भागीदारी अदा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, ये एक प्रश्न है।
तो देखिए हम लोगों की आवश्यकता है कि जो भी चीजें ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप में दी हैं उन वस्तुओं का देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति को नुकसान होने से बचाना हमारा फर्ज है। गंदगी लोग नहीं फैलाएं उसके लिए प्रोत्साहित करना, जागरूक करना हमारा फर्ज है। हम लोग अपनी भागीदारी अदा करें और पढ़े लिखे होने का जो हमारा जो अर्थ है वास्तविक रूप से उसको हम लोग चरितार्थ करें, सार्थक करें। अच्छी भावना के साथ मैंने आपको एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए लूनी नदी में जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां या सीमेंट उद्योग की इकाइयां। तो लूनी नदी में जल प्रदूषण का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ये वाला, वस्त्रों की रंगाई और छपाई की जो इकाइयां संचालित हो रही हैं उससे सबसे ज्यादा जो है लूनी नदी को, जिसे लवणवती के नाम से भी जानते हैं, जोजड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी, मिचड़ी, बांडी, जवाई, सगाई, गुहिया, सागी बोलते हैं, अनाज, शाप, मूरन, ये सभी की सभी जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, हथमती, मेस्वा, माजम ये सहायक नदियां कौन सी नदी की हैं? माही नदी की, काली सिंध नदी की, बनास नदी की या साबरमती नदी की? हथमती, मेस्वा और माजम ये सहायक नदियां कौन सी नदी की हैं? तो ये नदियां हैं साबरमती नदी की। साबरमती की सहायक नदियां हैं हथमती, मेस्वा और माजम। अगला प्रश्न जो है आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों को पहली बात तो ये पता चल गई कि अगर कोई नदी एक निश्चित प्रवाह क्षेत्र में बहने के बाद समाप्त हो रही है, कोई नदी यदि एक निश्चित प्रवाह क्षेत्र में बहने के बाद समाप्त हो रही है तो वह अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है। तो हमें इनमें से जो अंतः प्रवाह प्रणाली की नदी है पहले तो वो ढूंढनी है। और कोई नदी भाग्य रेत में गायब हो जाती है तो ऐसी नदियों को हम लोग कहते हैं अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां। अब इसका फॉर्मूला है काका सामे बांगरू, काकली काकली, काकने काकनी, सावी, मेंथा, बांडी, घग्गर, रूपारेल, जिसे हम लोग बरहा नदी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो है कौन सी नदी है? तो देखिए कांटली, कांतली, काकने काकनी तो मिल गई हम लोगों को ये आराम से। तो अगर हम लोगों को जो मैंने आप लोगों के लिए क्लास दी थी उसमें मैंने ये सारे सूत्र लिखाए हैं और अगर सूत्र आप लोगों को याद हैं तो आप बिना किसी बेझिझक होकर के जो है इस प्रकार के प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। और सूत्र भी इतने बड़े नहीं हैं कि आप लोगों को याद ना हो पाए। हम लोग पिक्चर, फिल्म और तरह तरह के तमाम प्रकार के गाने जो है टिप्स पे याद कर लेते हैं। तो ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको तो बड़े आसानी के साथ में याद किया जा सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका निदान करने के लिए और सूत्रों के माध्यम से हम लोग किस तरीके से लिंक, सूत्र से मैं ये नहीं कह रहा कि सूत्र से ही आप लोग याद करें, सूत्र बेशक याद नहीं करें, लेकिन एक लिंक मेथड होता है। लिंक मेथड के द्वारा किसी भी चीज को सीखना बेहद आसान हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे मान चलिए आपको याद रखना पड़ेगा, और वैसे जैसे कोई शब्द है रख जा, रबी, खरीफ और जायद, बताओ रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की जो फसलें हैं तुरंत याद होगी, रख जा। तो सूत्र से क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बड़ी विशालकाय आकार में होती है उसको बिल्कुल समेकित कर दिया जाता है और आसानी के साथ वो याद हो जाती है। तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये नदी है काकनी, लूनी नदी नहीं है, कादी नहीं है, बनास नहीं है,
क्योंकि काका सामे बांगू, काकने काकली, काकने काकनी, कांटली, सावी मेंढा पांडी, घग्गर और पुकारी जैसे करा नदी के नाम से जानते हैं। तो पहली नदी है काकनी, जिसे काकने भी कहते हैं, काकनेय, इस नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नदी जो के वन की आशा के रूप में जानी जाती है। वन की आशा बनास नदी, ये तो बहुत ही आसान है। बनास नदी, काकनी नहीं है, काली नहीं है, डोली नहीं है, इसका आंसर है बनास नदी, यानी वन की आशा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो देखिए, वैसे तो 2 जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई नदी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें से झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में या नौगांव का उत्तरी भाग में कौन से जिले में शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी जो है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूं, शेखावाटी जो अंचल है इसमें चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये जिले आते हैं। तो इनमें से हमें मिल गया चूरू, इसका आंसर जो है वो चूरू हो गया। तो लेकिन इसके अलावा और कौन सा जिला है जहां पर जो है नदी नहीं पाई जाती? तो नदी नहीं पाई जाती तो चूरू के साथ में जो है बीकानेर भी है, बीकानेर। ये 2 जिले हैं राजस्थान के, राजस्थान में 2 जिले हैं चूरू और बीकानेर, जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, चम्बल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? चम्बल नदी, तो देखिए पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चौथा ऑप्शन है एमपी, यूपी और राजस्थान। तो देखिए, जो चम्बल नदी है यह मऊ या मऊ, जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी, ये एमपी से निकलती है। राजस्थान में 84गढ़, जिसे हम लोग चित्तौड़गढ़ के पास बोलते हैं, चित्तौड़गढ़, यहां से जो है राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो कौन कौन से जिले हो गए? राज्य हो गए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका फाइनल आंसर जो है क्या होगा? एमपी, यूपी और राजस्थान। तो एमपी, यूपी और राजस्थान में चम्बल नदी जो है प्रवाहित होती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके रूप में जो है बांध बनाए गए हैं इस पर। और इस पर जो बनाए गए प्रमुख बांध देखिए, कोरागाज, ये सूत्र है कोरागाज, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। कोटा बैराज और जवाहर सागर ये दोनों कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, गांधी सागर एमपी में। इस प्रकार से इस नदी पर जो है 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये नदी जो है राजस्थान और एमपी में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, जिससे सिंचाई की सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधाएं जो है इससे हो रही हैं। बिजली उत्पादन के लिए भी इसको यूज में लिया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही अन्य प्रश्नों के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अगली क्लास के साथ फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हो रहा हूं। पढ़ते रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और समय का सदुपयोग करना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जिसने समय की कद्र करना सीख लिया, समय ने उसकी कद्र करना सीख ली। बुरा समय हमेशा नहीं चलता है, अच्छे समय का इंतजार कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करके उठ करके और शिक्षा का सपना जो है संजोए हुए और एक मोर मुकुट धारण करते हैं, उसी तरीके से शिक्षा रूपी जो मोर मुकुट है उसको धारण करके अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी विजय होती है। मेरा आपको ये संदेश है कि आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत का सार्थक परिणाम जरूर निकल के आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास के साथ फिर हाजिर हो रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जय हिंद, जय भारत।